हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? क्षमा मिश्रा, प्रीति भाटी, अरविंद, अनुराग, राज शर्मा, रवि, अजय, अमन, रजनीश, उषा यादव, विशाल कुमार, धर्मेंद्र, ऋषिपाल, रवि कुमार, विवेक, सर्वजीत, रोहित, चलिए स्वप्निल, गोल्डी, शिवम कुमार, रवीना, अजय कुमार, सुएब खान, विशाल, अंकित, आशुतोष, मॉर्निंग, मनीष, रूपा यादव, उदित कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बार थोड़े कमेंट बड़े कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और अब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 6 क्लास हो चुकी हैं। 6 क्लास में हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसे हम लोगों ने प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर वाले इनकम वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन दोस्त मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था, तो उम्मीद है कि आपने सभी ने वो क्वेश्चन किया होगा, है ना? आपने सभी ने वो क्वेश्चन किया होगा। नहीं किया है तो एक बार समझ लेंगे, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा। जिसने सॉल्व कर लिया है दोस्त वो इस बात का जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। क्या कहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन ने? क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है जी, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात। यानी दो लोग हैं ए और बी, और अगर इनके लास्ट ईयर की आय का अनुपात पूछूं, इनकम का रेशो आपसे पूछूं, तो इनकी इनकम का रेशो जो है वो 4:3 बैठ रहा है। ठीक है। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए उनकी आय का अनुपात, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के लिए दोनों की आय का अनुपात कितना दे रखा है? पहले के लिए 3:4 दे रखा है और दूसरे के लिए 5:6 दे रखा है। फिर से वही कहानी शुरू होगी, फिर से वही कहानी शुरू होगी मेरे दोस्त, कि अगर मैं यहां देखूं तो लास्ट ईयर की इनकम का रेशो ये था और यहां लास्ट ईयर की इनकम का रेशो ये है। जब दोनों ही लास्ट ईयर की इनकम है तो ये चेंज क्यों है? ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने का तरीका क्या कहता है जी, आप इनका एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम लोगे तो 4 3 3 5 का एलसीएम जो है वो 60 आएगा। आपका सबसे पहला टारगेट है पहली वाली संख्या को 60 बनाना। रेशो के एक एलिमेंट के साथ अपने 15 की गुणा करी है तो अगले एलिमेंट के साथ भी 15 की गुणा ही होगी। अगर पिछले साल की इसकी इनकम 60 है तो इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा होगी, और इसकी 45 है तो इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा होगी। रेशो के एक एलिमेंट के साथ 20 की गुणा हुई है तो यहां भी 20 की गुणा होगी और यहां जो है वो 9 की गुणा हो जाएगी। ठीक है। उसने कहा यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय, यहां इसकी कितनी है 80, यहां 54, तो कल भी मैंने बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन 134 दोनों की चालू वर्ष की आय आई थी। उसने कितनी दी है? 8.04 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.04 बटे 134 हो जाएगी। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि बी की पिछले वर्ष की आय कितनी थी, यानी कि वो आपसे 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई। तो यहां से देख लेंगे मेरे दोस्त, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए। अगर मैं 134 से ही देखूं तो 134 से काटूंगा तो ये 100 बार कटेगा, 134 से काटूंगा तो ये 6 बार कटेगा। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 18 2 20 को 0 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। अगर यहां देखूं तो 45 दूनी 90 तिया 270 होते हैं, और नीचे क्या है बेटा 100 दिया हुआ है, जीरो से जीरो कट जाएगी। यानी बी की पिछले साल की इनकम कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2.6 लाख ओनली, 2.7 रुपए कमाता है। ठीक है, 2.7 रुपए कमाता है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे दोस्त? वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? वर्ष 2020 की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। तो उसने कहा है दोनों की आय का रेशो जो था वो 5:4 आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है। आगे कहा है कि वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। लास्ट ईयर और ये वर्तमान वर्ष 2021 में दोनों की आय का अनुपात दिया हुआ है 4/5 और 2/3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है भाई। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय 7,05,600 रुपए थी तो 2021 में बी की आय कितनी होगी? अब देखना ध्यान से, वही सेम काम हम लोगों को करना है। 134 है बेटा, वो 137 नहीं है। 134 वर्तमान वर्ष का वर्तमान आय का योग है। ये वर्तमान आय यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 54 है। 80 और 54 134 होते हैं। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको समझिए। सबसे पहले अगर 2020 का यहां अनुपात देखूं तो 5:4 है, लेकिन यहां अनुपात देखूं तो 4:2 है। इस अनुपात को बराबर करना होगा, इन वैल्यूज को बराबर करना होगा। तो 5:4 4:2 का एलसीएम 20 आएगा और 20 बनाने के लिए यहां 4 की गुणा करेंगे तो यहां भी आपको 4 की गुणा करनी होगी। मैंने कहा था पहली वाली वैल्यू को बस सेम कर देना। अगर इन चारों का एलसीएम 20 आ रहा है तो इसे 20 बनाने के लिए आप 4 की गुणा करेंगे। ठीक है। इसकी पिछले साल की इनकम 20 हो चुकी है, इसे 20 बनाने के लिए 5 की गुणा करेंगे। इसकी पिछले साल की इनकम 16 हो चुकी है, इसे 16 बनाने के लिए 8 की गुणा करेंगे। ठीक है। तो 5 की गुणा यहां तो 5 की गुणा यहां होगी, 8 की गुणा ऊपर तो 8 की गुणा नीचे, रेशो में सेम मल्टीप्लाई होती है। अब उसने कहा है ए और बी की कुल आय 7,05,600 थी 2021 में। 2021 में ये कितना कमा रहा है? 25 रुपए। ये कितना कमा रहा है? 24 रुपए। और 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 रुपए आ जाएगा। उसने कितना दिया है मेरे दोस्त? 7,05,600 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप लोग कहोगे 7,05,600 बटे 49 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरे दोस्त वो पूछना क्या चाह रहा है? उसने कहा है 2021 में बी की आय कितनी है। 2021 में बी की आय यानी वो 24 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई सब कुछ उसने क्लियरली दिया हुआ है, कुछ भी हम लोगों को नहीं करना था। अब यहां से देख लीजिए, देखेंगे 7 एकम 7 0 0 7 अट्ठे 56 ये आ जाएगा। 7 सत्ते 49 आ जाएगा। 7 एकम 7 होंगे, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14,400। 24 0 0 24 0 0 24 चौका 96 को 6 हासिल 9, 24 चौका 96 9 105 को 5 हासिल 10, 24 एकम 24 और 10 34 हो जाएंगे। यानी उसकी जो पिछले साल की, इसकी जो वर्तमान साल की इनकम है वो 3,45,600 है। क्या हो जाएगा? 3,45,600। ठीक है। हर में क्यों गुणा नहीं हो रही है बेटा? गुणा कर तो दी हर में सेम नंबर की। 8 की गुणा इसलिए की है क्योंकि 2020 में इसकी इनकम कितनी थी? 16 थी। तो 2020 में 16 बनाने के लिए इसमें 8 की गुणा करनी होगी। 2020 में इसकी इनकम 20 थी तो 4 में कितने की गुणा करूं? 20 बन जाए, 5 की गुणा करनी होगी। ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब भाई आप इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को दिक्कत कहां आ रही है? बहुत बेसिक सी चीजें दी हुई हैं भाई। अब आप एक छोटी सी चीज समझो, आप इतने बच्चे थोड़ी ना हो जितने बच्चे वाली हरकतें आप लोग कर रहे हैं। दोनों का रेशो जो है वो 5:4 आप लोगों को दिया हुआ है लास्ट ईयर का। ये कह रहा है 49 कहां से आया? भाई 49 2021 की दोनों आय को जोड़ के आया। उसने ए और बी की कुल आय 7,05,600 दी है। आपके हिसाब से 25 इसकी बैठ रही है, 24 इसकी, 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। मानते हो या नहीं? ठीक है। तो ये मैंने ऐसे किया है। दोबारा समझ लो। ए और बी की आय का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5 और 4।
कमेंट करना बंद करोगे तब चीजें समझ में आएंगी, आपके कमेंट ही बंद नहीं होते हैं। देखिए दोस्त, ये 5:4 रेशो दिया हुआ है। अच्छा, इस बात को समझिए, 2020 का मतलब क्या है, 2020 में ये 5 रुपए कमाता था, ये 4 रुपए कमाता था। क्लियर आ गई? उसने कहा है 2020 और 2021 का रेशो 4:5 है, इसका 2:3 है। अगर मैं यहां देख पा रहा हूं तो 2020 में ये 4 कमा रहा है, जबकि यहां 2020 में 5 दे रखा था। व्यक्ति सेम है तो अलग अलग कैसे कमा सकता है, यानी इन वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा। यहां ये 2020 में 4 रुपए कमा रहा था, यहां 2 रुपए दे रखा है 2020 में, तो कैसे से बराबर है? बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का तरीका बताया है, 5 4 2 4 का एलसीएम 20 आएगा। आपका पहला टारगेट है इसे 20 बनाना, तो 5 में कितने की गुणा कर दूं ये 20 बन जाए? 4 की गुणा कर दूं। तो रेशो का तरीका ये होता है, अगर आपके पास कोई रेशो दिया है, आपने उसके एक एलिमेंट के साथ 7 की गुणा कर दी, तो नीचे वाले एलिमेंट के साथ भी 7 की गुणा करनी होगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपने 4 की गुणा यहां की है तो इस रेशो में भी 4 की गुणा करनी होगी। यानी इसकी पिछले साल की इनकम 20 है, इसकी पिछले साल की इनकम 16 है। अब हमें इसे 20 बनाना है तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 की गुणा ऊपर की है तो 5 की गुणा नीचे करनी पड़ेगी, रेशो बराबर रखना पड़ेगा। 4 की गुणा ऊपर की है तो 4 की गुणा 16 है, इसे 16 बनाने के लिए 8 की गुणा ऊपर है तो 8 की गुणा नीचे। अब सब कुछ सेम हो चुका है, यहां भी पिछले साल की 20 थी, यहां भी पिछले साल की 20 है, यहां भी पिछले साल की 16 थी, यहां भी पिछले साल की 16 है। तो उसने कहा वर्तमान में दोनों की आय का योग, तो दोनों को जोड़ दिया, 25 और 24 49 हो गया। उसने 7,05,600 दिया है तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली। उसने वर्तमान में वी का पूछा है तो वो 24 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात जो है, मतलब वेतन का योग जो है और वेतन के अंतर का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो आप कहेंगे 11/1 दिया हुआ है। अब आप एक चीज समझिएगा, थोड़ी सी सोचिएगा कि अगर मैंने बताया था कि जब ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, केवल साइन का फर्क हो, तो आप सीएनडी लगा सकते हैं। सीएनडी रूल आप लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? योगांतरानुपात आप लोग लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, क्या ऊपर 2a आ जाएगा। जब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाओगे तो a से a कट जाएगा, नीचे 2b आ जाएगा। सेम काम आपको राइट हैंड साइड करना है, यानी कि 11 में 1 जोड़ा तो 12 आ गया और 11 में से 1 घटाया तो 10 आ गया। यानी दोनों की इनकम का रेशो जो आ जाएगा वो 6:5 आ जाएगा। यहां से ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। उसने आगे कहा है, हाँ, और बी और सी के वेतन का योग, यहां पे उन्होंने दूसरी तरफ आप लोगों को दिया हुआ है बी और सी के वेतन का योग और बी और सी के वेतन का अंतर जो दिया हुआ है उसका भी अनुपात इन्होंने 11:1 दिया हुआ है। तो क्या इसे भी सॉल्व करके कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 2b, नीचे आ जाएगा 2c। क्या इसे भी सॉल्व करने के बाद 6/5 ही आएगा? बिल्कुल सेम रेशो दिया हुआ है। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे तीनों चीजें यहां लिखता हूं ABC, तो A और B का रेशो कितना है? तो आप कहेंगे 6:5 दिया हुआ है। दिया हुआ है या नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि B और C का रेशो कितना है? 6:5 दिया है। तो आपको शुरुआत में बता के आया था पड़ोसी से फिल कर दो, 5 से फिल कर दिया, यहां 6 से। तो इसकी वैल्यू 36 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 30 आ चुकी है और इसकी वैल्यू जो है वो 25 आ चुकी है। आ चुकी है क्या? अब अगर मैं आप लोगों से आगे बढ़ूं, तो क्वेश्चन ने कहा है अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो ए का वेतन तो सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो सी का वेतन सबसे कम है।
तो बी का वेतन क्या दिया गया है कि यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि तीनों का वेतन मेरे हिसाब से बैठ कितना रहा है। तो आप कहेंगे 36 और 30 66, 6 और 5 11 को एक हासिल, एक 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना बैठ रहा है। उसने कितना दिया है? 1,82,000 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 91 दूनी 182 होते हैं, एक पार्ट की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। तो उसने पूछा है बी का वेतन क्या होगा, यानी वो 30 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 2,000, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 60,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे जी ये तो वैसे भी आ सकता था। आप लोगों ने अपना थोड़ा सा ये कहा होगा कि आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी कर दिया है। दोनों का योग 11 दिया है, दोनों का अंतर जो है वो 1 दिया है। तो यहां से आपने बी को काटा होगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ा होगा तो ये 12 आ गया होगा। यहां से ए की वैल्यू 6 आ गई होगी। ए की वैल्यू यहां 6 पुट करोगे तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू निकाली है वैसे बी की वैल्यू निकालिए, यहां से बी और सी की वैल्यू निकाल दो। ऐसे ही रेशो देखोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। पर मेरा नियम ये कहता है कि अगर कभी भी आप लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिया है और केवल साइन का फर्क दिया हुआ है, तो आप हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। ठीक है भाई, हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि दोनों को एक बार जोड़िए। जब दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए और ए 2a बच जाएगा। ऊपर वाले में से इसे घटाइए, ए प्लस बी में से माइनस ए प्लस बी करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा। सेम काम आप इधर करिए, 11 और 1 12 हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10 आ जाएगा, यानी ए और बी का रेशो 6:5 आ जाएगा। वही सेम काम बी और सी का योग और बी और सी का अंतर का अनुपात भी 11:1 दिया है, तो यहां से बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी ही आ जाएगी। ठीक है, अब आप ए बी सी का वैल्यू लिखिए। ए और बी का रेशो 6:5 दिया है, बी और सी का रेशो भी 6:5 दिया है। ये जगह खाली थी, ये जगह खाली है, पड़ोसी से फिल कर दो। इसको 5 से भर दो और इसको 6 से भर दो। इसकी इनकम 36 आएगी, इसकी इनकम 30 आएगी, इसकी इनकम 25 आएगी। तीनों की इनकम 91 बैठ रही है, उसने 1,82,000 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। तो उसने बी की इनकम यानी 30 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। अभी भी आधे कमेंट करे जा रहे हैं, एक बार फिर समझा दो, है ना। चलिए अब क्वेश्चन शुरू होते हैं सिक्के वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं रेशो चैप्टर के अंदर से बात करता हूं तो वो रेशो चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं सिक्के वाले। सिक्के वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्वेश्चन में दिया होगा जब टोटल नंबर ऑफ सिक्के दिए होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिक्के दिए होते हैं, और एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रुपीज दी हुई है आप लोगों को। यानी जब टोटल नंबर ऑफ मूल्य दिया होता है, कुल मूल्य आप लोगों को दिया होता है, और आप लोगों को यहां टोटल नंबर ऑफ सिक्के दिए होते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ सिक्के आप लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए हो तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए सिक्के का अनुपात निकालना। जब आपके पास सिक्कों की कुल संख्या दी हुई हो तो आपका मेन टारगेट है सिक्कों का अनुपात निकालना। ठीक है, जब आपके पास जो है वो रुपीस का टोटल नंबर ऑफ रुपए दे रखे हो, टोटल मूल्य दे रखा हो, तो आपके पास अनुपात किसका होना चाहिए? मूल्य का ही अनुपात होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों में से जो भी चीज आप लोगों को दी जाए उसी का अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कैसा आएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब, ये ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। उसने 20 रुपए की रोटी खरीदी है और 100 रुपए का नोट दिया है, तो दुकानदार जो है वो 80 रुपए लौटाएगा। ठीक है, दुकानदार ने शेष राशि ए बी और 10 दुकानदार ने शेष राशि 2 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यानी दुकानदार ने कुछ सिक्के तो 2 रुपए के दे दिए, कुछ सिक्के 5 रुपए के दे दिए,
और कुछ सिक्के जो है वो 10 रुपए के दुकानदार ने दे दिए। ठीक है, उसने कहा है यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में हैं, ये वाले सिक्के 5:4:1 के अनुपात में हैं, ये सिक्कों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो बेटा अगर मैं आपसे मूल्य का अनुपात पूछूं तो कितना हो जाएगा? अगर 2 रुपए के 5 सिक्के दिए हैं तो टोटल मिला के 10 रुपए बैठ रहे होंगे, 10 रुपए मूल्य होगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो बेटा टोटल मिला के 20 रुपए बैठ रहे होंगे। और अगर 10 रुपए का एक सिक्का है तो टोटल मिला के 10 रुपए बैठ रहे होंगे। यानी मेरे हिसाब से टोटल जो मुझे पैसे मिले हैं वो 20 और 10 30 और 10 40 रुपए मिले हैं। और दुकानदार को मुझे देने कितने हैं? मैंने 100 का नोट दुकानदार को दिया है, दुकानदार अपने 20 रुपए उसे काटेगा और मुझे 80 रुपए लौटाएगा। यानी मेरे हिसाब से वो 40 रुपए लौटा रहा है सिक्के के रूप में, लेकिन लौटाने कितने हैं? 80 रुपए लौटाने हैं। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80/40 यानी एक पार्ट 2 के बराबर आ जाएगा। अगर एक पार्ट 2 के बराबर आ चुका है तो मेरे दोस्त 5 पार्ट किसके बराबर आएंगे? 10 के बराबर आ जाएंगे। 4 पार्ट किसके बराबर आएंगे? 8 के बराबर आ जाएंगे। 1 बराबर 2 है तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो उसने कहा है दुकानदार ने कितने रुपए, कितने 5 के सिक्के दिए? तो आपका जवाब होगा 8 जो है वो 5 के सिक्के दिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल रुपीज आप लोगों को दिए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिए हुए थे कि 80 रुपए टोटल बैठ रहे हैं, तो आपके पास मूल्य का ही अनुपात होना चाहिए। फिर अगर आपके पास टोटल सिक्के दिए हैं क्वेश्चन में तो आपके पास सिक्के का ही अनुपात होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है बेटा आपका सिक्के के क्वेश्चन का। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट पढ़िए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? एक बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, बहुत शानदार, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि बैग में कुल राशि 270 रुपए है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक बैग में 5 रुपए के सिक्के की संख्या, बेटा टोटल है 2 रुपए के सिक्के की संख्या आप लोगों को दी हुई है, 5 रुपए के सिक्के की संख्या आप लोगों को दी हुई है और 10 रुपए के सिक्के की संख्या आप लोगों को दी हुई है। ये 3 तरीके के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। उसने कहा है लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। किसकी संख्या? एक बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। 5 इससे कितनी अधिक है? इससे 8 अधिक है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। अच्छा, मैं 20% की बात कर, सॉरी देखिए, अगर मैं 20% की बात करता हूं तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 5A हैं, 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 5A हैं, तो इससे 20% कम, इससे 20% कम यानी एक कम, तो 5 रुपए के सिक्के जो हो जाएंगे वो 4A हो जाएंगे। होंगे या नहीं? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं दोस्त। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, यानी इससे तो 8 ज्यादा है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। 20% कम का मतलब 1/5 होता है, यानी 2 रुपए के सिक्के अगर 5A हैं तो इससे एक कम है, तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या 4A हो जाएगी। अब देखना मेरी बात को समझना, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4A बैठ रही है, ये 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 ज्यादा है, तो क्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या इससे 8 कम होगी? क्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या इससे 8 कम होगी? तो मेरे दोस्त ये 10 रुपए के सिक्के आ जाएंगे, ये 5 रुपए के सिक्के और ये 2 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। अब मुझे दिया है टोटल राशि जो है वो 270 मुझे दी हुई है, टोटल राशि 270 रुपए मुझे दी हुई है। तो बेटा अगर
एक सिक्के की कीमत 2 रुपए है तो 5 सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल यहां राशि बैठेगी 10। आगे बढ़िएगा। अगर एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है तो 4 सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? यहां टोटल राशि बैठेगी 20A। अगर एक सिक्के की कीमत 10 रुपए है तो टोटल इतने सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी? क्या इतनी हो जाएगी? हर एक कीमत को जोड़ दिया तो क्या हर एक कीमत जुड़ के जो है वो 270 के बराबर बैठेगी? हर एक कीमत जो है वो जुड़ के कितनी बैठेगी? 270 के बराबर बैठेगी। अब बेटा सॉल्व कर लो मेरे दोस्त। 20 और 10 30A हो जाएगा, प्लस 10 चौक 40A हो जाएगा, माइनस 80 है, 10 अट्ठे 80, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 270 में 80 जोड़ोगे तो 350 हो जाएगा। 40 और 30 70A हो जाएगा। ये कितना है? 350 दे रखा है तो 70 पंजे 350 हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू 5 हो चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का जवाब 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 20 हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते थे 4 का मल्टीपल ही आंसर होगा। इतना लिखने के बाद भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे कि भाई जो ए की वैल्यू कुछ भी आए 4 से गुणा होने के बाद ही आंसर आएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल मेरे दोस्त 1 ही है, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से नोट करिए। फटाफट से नोट करिए भाई। जब आप एक लाइन लिखते हो ना कि कुछ समझ नहीं आया, बेटा बड़ा मतलब बुरा लगता है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार, जब आगे बढ़ना सॉल्यूशन की तरफ जब चलना, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। एक बैग में 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, इसके बारे में बता रहा है। 5 रुपए में के सिक्कों की संख्या के बारे में बता रहा है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, यानी इससे जो है वो 8 अधिक है, तो ये वाली संख्या जो है इससे 8 कम होगी। ठीक है। उसने कहा है लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। अभी 5 रुपए के सिक्कों के संख्या के बारे में बात चल रही थी। ये 2 रुपए की सिक्कों की संख्या से 20% कम है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी अगर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या में 5 मान लूं तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 कम 4 हो जाएगी। वही मैंने माना है, ये 5 माना है, ये 4 हो जाएगी। ये इससे 8 ज्यादा है तो ये इससे 8 कम होगी, तो इसकी संख्या 4A में से 8 कम कर दी। बस इसकी गुणा इसमें करोगे इसके रुपए आएंगे, इसकी गुणा इसमें करोगे इसके रुपए आएंगे, इसकी गुणा इसमें करोगे इसके रुपए आएंगे, तीनों को जोड़ोगे टोटल रुपए आएंगे। बस ए की वैल्यू निकाल दो। ठीक है बेटा, ए मान के इसलिए किया क्योंकि यहां पे देखो 8 अधिक संख्या में दे रखा है। अगर ये रेशियो या परसेंटेज में ही होता तो मुझे ए मानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये सारे मैंने एग्जाम का नाम नहीं डलवाया है, सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के ही मिलेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 8,000 रुपए ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रम से 500, 200 और 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। यानी कि पहल एक नोट तो मतलब कुछ नोट तो उन्हें 500 रुपए के मिलते हैं, कुछ नोट जो है उन्हें 200 रुपए के मिलते हैं, और कुछ नोट जो है उन्हें 100 रुपए के मिलते हैं। ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात जो है वो 15:2:3 है। 15:2:3 है। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि जो है वो इतनी है। देखो ये किसका अनुपात दिया है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने ये कहा है कि टोटल जो है उसके पास 8,000 रुपए हैं। आपके समझ में आ गया? किन लोगों के बीच बांटना है? एबीसी के बीच बांटना है। उन्हें कितने कितने के नोट मिल रहे हैं? तो कुछ 500 के नोट मिल रहे हैं, कुछ 200 के हैं, कुछ 100 के। ये 3 तरीके के नोट के रूप में ये राशि जो है वो बांटी जा रही है। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, अगर मैं बस आपसे ये पूछूं कि ये जो है, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका अनुपात है, तो आप कहेंगे कि ये जो है ये आपका राशि का अनुपात है, क्योंकि राशि का अनुपात दिया। यानी इस वाले को, पहले वाले को 15 रुपए मिले हैं, दूसरे वाले को 2 रुपए मिले हैं, और तीसरे वाले को 3 रुपए मिले हैं। यानी तीनों को मिलने वाली राशि 15 और 2 17 और 3 20 रुपए हो जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी 20 रुपए। लेकिन तीनों को बटने वाली राशि कितनी है? 8,000 है।
कितनी है? 8,000 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 15 पार्ट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दो पार्ट की वैल्यू 800 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। यानी तीनों को मिलने वाली राशि जो होगी वो 6,800 और 1200 रुपए होगी। अब क्वेश्चन ने आगे कहा क्या है? 500 रुपए, 200 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उन्हें क्रम से इसे जो मिले हैं वो 500, ए को जो मिले हैं सारे 500 के नोट मिले हैं, बी को जो मिले हैं सारे 200 के नोट मिले हैं, और सी को जो मिले हैं वो सारे 100 के नोट मिले हैं। ए को मिलने वाली राशि कितनी है बेटा? 6,000 है। बी को मिलने वाली राशि कितनी है? 800 है। और सी को मिलने वाली राशि कितनी है? 1200 है। यही तो राशि तीनों में बटी है, तभी तो 8,000 होगी। अगर एक बात बताइए, अगर 6,000 रुपए मिले हैं और सारे नोट 500 के मिले हैं तो क्या आप यहां कह सकते हैं कि इसको मिलने वाले नोटों की संख्या जो होगी वो 12 हो जाएगी? अगर इसे 800 नोट मिले हैं और सारे नोट जो मिले हैं वो 200 के मिले हैं तो क्या इसे मिलने वाले नोटों की संख्या 4 हो जाएगी? और अगर इसे मिलने वाले नोटों की संख्या 100 है, 100 के रूप में मिल रहे हैं, 1200 रुपए मिले हैं, तो क्या इसे मिलने वाले नोटों की संख्या भी 12 हो जाएगी? होगी या नहीं? तो मेरे दोस्त अनुपात क्या हो जाएगा? 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। तो आंसर क्या होगा? इन्हें मिलने वाली नोटों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1:3 हो जाएगा। समझो बेटा, टोटल कितने रुपए थे ये देखो। पहले क्वेश्चन में ये देखो टोटल कितने रुपए थे, तो आप कहेंगे 8,000 रुपए थे। 8,000 रुपए थे। अब 8,000 रुपए तीन लोगों में बांटने हैं, ए, बी और सी में बांटने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है इस प्रकार वितरित करने हैं कि उन्हें क्रम से लिखा हुआ है, यानी ए को तो मिले सारे 500 के नोट, बी को मिले सारे 200 के नोट, और सी को जो मिले सारे 100 के रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। इसको मिलने वाले सारे नोट, जितनी भी संख्या आई है वो 500 के नोटों की आई है। इसको मिलने वाले सारे नोटों की संख्या 200 के रूप में आई है, और इसको मिलने वाली 100 के रूप में आई है। उसने कहा है बेटा, उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात 15:2:3 है। तो एक बात बताओ, अगर पहले वाले को 15 रुपए मिले हैं, दूसरे वाले को 2 रुपए मिले हैं, तीसरे वाले को 3 रुपए मिले हैं, तो क्या तीनों को मिला के 20 रुपए मिले होंगे? भाई देखिए ना, 15 और 2 17 और 3 20 रुपए मिले होंगे। लेकिन तीनों को मिला के मिलने कितने चाहिए थे? 8,000। अगर 20 की वैल्यू 8,000 है तो एक की वैल्यू क्या 400 हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 400 है तो पहले को मिलने वाली राशि 6,000 होगी, 15 की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू 400 है तो दूसरे को मिलने वाली राशि 800 हो जाएगी। एक की वैल्यू 400 है तो तीसरे को मिलने वाली राशि 1200 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले को मिलने वाली राशि 6,000 है, दूसरे को मिलने वाली राशि 800 है, और तीसरे को मिलने वाली राशि 1200 है। ये जो 6,000 रुपए इसे मिलते हैं ये सारे 500 के नोट है, तो टोटल 12 नोट आए होंगे। ये जो 800 रुपए से मिलते हैं सारे 200 के नोट हैं, तो क्या इसे चार नोट आए होंगे? और ये जो 1200 रुपए से मिलते हैं सारे 100 के नोट है, तो क्या इसे भी 12 रुपए मिले होंगे? तो उसने कहा है इनके द्वारा प्राप्त नोटों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इसे 3:1:3 के रूप में मिलेंगे। ठीक है भाई, तो इन्हें मिलने वाले जो नोटों का अनुपात हो जाएगा वो 3:1:3 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी कैलकुलेटिव नहीं है, जिसे आप कैलकुलेटिव बता रहे हो एक भी कैलकुलेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट बताइए कौन सा 4 कहां से आया? कौन सा बेटा? बेटा रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो कैसे निकालते हैं? 12 4 12 का रेशो कैसे निकालेंगे? अगर किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो काट दो, कटने के बाद ये जो बचेगा ये होगा एग्जैक्ट रेशो। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए बेटा रेशो। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 600 से 500 काट के, 600 से 500 काट के, भाई ये 6,000 है,
6000 को 500 से काटना 12 ही तो आएगा। 800 को 200 से, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 6000 रुपए हैं, सारे 500 के नोट है, कितने होंगे? कितने होंगे बताना जरा। 6000 रुपए है, 500 के सारे नोट है, तो 12 ही तो नोट होंगे। 6000 को 500 से डिवाइड कर दो। एक कह रहा है जी 4 कहां से आया। चलिए, अभी मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी आपके डाउट ले भी रहा हूँ, छोटे छोटे डाउट भी ले रहा हूँ जो मुझे नहीं लेने चाहिए, फिर भी मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, अभी टाइम है, टाइम है, और समझाना है, पैसे खर्च किए हैं, मेरे भरोसे ही है, तो मेरे दोस्त मैं इन्हें क्यों परेशान करूं। लेकिन जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन में आनाकानी आनी शुरू हुई बच्चे, फिर हम लोग जो है थोड़े से सीरियस हो जाएंगे चीज़ों को लेके। ठीक है सर, 15 से गुणा क्यों किया? बेटा इसकी एग्जैक्ट राशि निकालने के लिए किया। एक हिस्से की वैल्यू 400 आई है ना, तो इसको कितने रुपए मिले हैं? इसको 15 हिस्से मिले हैं, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। एक हिस्से की वैल्यू 400 आई है, तो इसको 2 हिस्से मिले हैं, इसकी वैल्यू 800 हो जाएगी। एक हिस्से की वैल्यू 400, इसको 3 हिस्से मिले हैं, तो इसकी वैल्यू 1200 हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। अब देखना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 और 2 की सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपए के और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात जो है वो क्रम से 3, 4, 2 आप लोगों को दिया है। तो उस व्यक्ति के पास जो है वो कितनी धनराशि हो सकती है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से मेरे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। कब पेपर होगा? वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर ही जाएगा, चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, वो नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चन जाएगा। ठीक, तो पेपर जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 और 2 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात जो है बेटा 10 और 5 का गुणनफल, 5 और 2 का गुणनफल, ये कितना दिया है? 10 और 5 का गुणनफल 3 दिया है, 5 और 2 का गुणनफल 4 दिया है, और 2 और 10 का गुणनफल कितना दिया है? 2 दिया है। तो उसने कहा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। अगर मैं इनकी संख्या का अनुपात की बात करूं, संख्या का ही तो अनुपात कहा है, उसने कहा है 10 और 5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल कहा है। तो अगर इन दोनों के सिक्कों की संख्या का गुणनफल करूं तो वो 3 बैठ रहा है। वो 3 कैसे आ सकता है? 3 आ सकता है या इसके हो 3 रुपए, इसके हो 3 सिक्के, इसका हो 1 सिक्का। क्या ऐसे ही आ सकता है बेटा? अगर मैं कहूं कम से कम लेके आना है तो इसके 3 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके 3 सिक्के ले दूंगा तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। इसके 3 सिक्के होने चाहिए, इसका 1 सिक्का होना चाहिए। तो क्या ये दोनों का गुणनफल जो आएगा वो 3 आ जाएगा। अब उसने 5 और 2 का गुणनफल कितना दिया है? 5 और 2 का गुणनफल जो है, ऐसे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन मेरे दोस्त गड़बड़ हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 और 2 की सिक्कों की संख्या के गुणनफल के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात जो है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहां जो है ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो पहले 2 की गुना, बाद के 2 की गुना, अगले 2 की गुना, उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है? कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है दिमाग में यहां से? 4 बैठाना है। देखना बेटा, दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है। गुणनफल करके दिया हुआ है, गुणनफल करके दिया हुआ है। हम्म।
देख लेंगे, एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, देख लेंगे मेरे दोस्त थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, 17 से नहीं बच्चा, ऐसे नहीं, जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे चीजों को तब तक डिलीवर नहीं करूंगा। एक बार 16वें क्वेश्चन को देखिए, आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक माणिक का मूल्य, माणिक मतलब हीरा होता है मेरे दोस्त, सीधा उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। यानी यहां उसने ये कहा है कि मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। यानी जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा, और जैसे जैसे वजन घटेगा वैसे वैसे प्राइस घटेगा। यानी दोनों में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये बात समझ में आ गई। ऐसा ही एक माणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2, 3, 4 के अनुपात में है। एक माणिक है बेटा, एक हीरा है, वो टूट गया है। एक हीरा है वो टूट गया है, और टूट किस रेशो में गया है, तो आपने कहा 2, 3, 4 के अनुपात में टूट गया है। अब आप ये समझिए मेरे दोस्त, अगर ये 2, 3, 4 के रूप में हीरा टूट गया है तो क्या टूटने से पहले जो हीरा रहा होगा वो 4 और 3 7 और 2 9 का हीरा रहा होगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने ये कहा है, भाई मैं देख लूंगा, थोड़ा सा शांत रहा करो। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किया है, देखिए अगर मेरे दिमाग में एकदम चीजें नहीं क्लिक की हैं तो थोड़ा सा उसमें आप ऐसे नहीं, आप लगातार कमेंट करते रहेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, आ जाएगा समझ में, मैं बता दूंगा उसका। एक माणिक है, उसका मूल्य जो है, जो उसका प्राइस जो है, वो सीधे उसके वजन के रूप में बदलता रहता है। यानी जैसे जैसे उसका वजन बदलेगा वैसे वैसे ही उसका प्राइस बदलेगा। अब ऐसे ही एक हीरा टूट जाता है और टुकड़े का वजन क्या दे रखा है, टुकड़े का वजन बेटा 2, 3, 4 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी टूटने से पहले जो हीरा रहा होगा, ये 2 यूनिट का हीरा है, ये 3 यूनिट का हीरा है, ये 4 यूनिट का हीरा है, तो टूटने से पहले जो हीरा रहा होगा वो 9 यूनिट का हीरा रहा होगा। अब उसने कहा है जितना वेट होता है उसके वर्ग के बराबर जो है वो उसका प्राइस होता है। तो यानी कि बेटा ये टूटने से पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 81 रुपए का हीरा रहा होगा। टूटने से पहले ये 81 रुपए का हीरा रहा होगा। अब यहां ये टूटने के बाद जो है ये हीरा कितने का हो गया होगा, 4 का। भाई वेट अगर 2 है, इसका वर्ग करोगे तो प्राइस आ जाएगा। इसका वेट 3 है तो इसका वर्ग करोगे तो प्राइस आ जाएगा, और इसका वेट 4 है तो इसका वर्ग करोगे तो 16 इसका प्राइस आ जाएगा। आएगा या नहीं। तो अब उसने कहा है अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 है तो मूल माणिक की कीमत क्या थी। मतलब टूटने के कारण उसका नुकसान दिया हुआ है, तो क्या टूटने से पहले हीरे की कीमत 81 रुपए थी, और टूटने के बाद जो कीमत रह गई है वो 9 और 4 13 और 16 टोटल 29 रुपए कीमत रह गई है। आया ना। तो अगर मैं घाटे की बात करूं कि टूटने के बाद घाटा कितने का हुआ होगा, तो 11 में से 9 गया 2 बचा, यहां देखेंगे 7 में से 2 गया तो 5 बचा। क्या टूटने के बाद जो है वो 52 रुपए का घाटा हो गया होगा। उसने कहा है 26,000 का घाटा होता है। तो 52 की वैल्यू कितनी दी है, 26,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,000 बटे 52 हो जाएगी। तो आप कहेंगे 52 पंजे 260 होते हैं, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 500 के बराबर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है मूल माणिक की कीमत क्या थी, तो मेरे दोस्त 81 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। मूल माणिक की कीमत क्या थी वो आपसे 81 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 500, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, 40,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40,500 हो जाएगा। ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, ये हीरे के टूटने वाला क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। यानी जैसे जैसे उसका वजन बदलेगा उसका वर्ग करेंगे तो मूल्य बदलेगा। ठीक है।
तो प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। उसने कहा एक पूरा हीरा था वो टूट चुका है, 2 3 4 के अनुपात में टूट चुका है। तो क्या टूटने से पहले उस हीरे का वजन 4 और 3 7 और 2 9 रहा होगा? अगर वजन 9 है तो उसका वर्ग कर दोगे तो टूटने से पहले कीमत 81 रही होगी। टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? जब इसका वजन 2 है तो उसका वर्ग करेंगे, ये मूल्य हो जाएगा। इसका वजन 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये मूल्य 9 हो जाएगा। इसका वजन 4 है तो इसका वर्ग करेंगे, ये मूल्य 16 हो जाएगा। यानी कि टूटने से पहले उसकी कीमत 81 रही होगी, टूटने के बाद 29 रही होगी, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों के डिफरेंस जो है वो 52 रुपए की हानि आएगी। अगर 52 रुपए की हानि है, उसने 26,000 रुपए की हानि दी है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 26,000 बटे 52 हो जाएगा। तो बेटा एक बराबर 500, तो उसने मूल कीमत पूछी है, यानी 81 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये 81 कैसे आया? वजन का वर्ग कर दो, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वजन का वर्ग करोगे, वजन का वर्ग करोगे तो मूल्य निकल के आएगा, मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। हाँ देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। 10 तारीख तक होगी बेटा वो बुक ऐड, 10 तारीख तक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? किशोर के पास 63,888 का एक कीमती हीरा था। इसे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया और 4 हिस्सों में टूट गया, जिसका वजन जो है आप लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि वजन के समानुपाती है, 4 टुकड़ों में टूट गया जिसका वजन इसके समानुपाती है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य, बेटा यहां से पढ़ना, प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन, इस बार वर्ग नहीं कहा है, इस बार कहा है वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन ने यह कहा है कि जो उसका प्राइस है, जो उसका प्राइस है वो उसके वजन के घन के बराबर है, आप ऐसा मान के चल दीजिए। अब जब ये हीरा टूट गया था तो 4 हिस्सों में मेरे दोस्त टूटा था, वो 4 हिस्सों का अनुपात दिया है 1 2 3 और 5। या टूटने से पहले हीरा 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 का रहा होगा। टूटने से पहले हीरा जो रहा होगा वो 11 यूनिट का रहा होगा। अब उसने कहा है माणिक के गिरने और टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारण किशोर को कितनी हानि होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, टूटने से पहले अगर वो 11 यूनिट का है तो इसका घन कर देंगे, इसका घन कर देंगे तो क्या आपके पास इसका मूल्य आ जाएगा टूटने से पहले? अगर टूटने के बाद इसका वजन 1 है तो इसका घन करेंगे 1 आएगा, 2 का घन करेंगे 8 आएगा, 3 का घन करेंगे 27 आएगा, और 5 का घन करेंगे 125 आएगा। यानी ये टूटने के बाद की कीमत आप लोगों को दी हुई है, चारों की टूटने के बाद की कीमत आप लोगों को दी हुई है, और टूटने से पहले की कीमत ये दी हुई है। ठीक है भाई, अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई यहां कितने रुपए का हीरा बैठ रहा है, 125 और 25 150 और 2 152 और 8 160, और यहां टोटल मिला के 161 रुपए का हीरा बैठ रहा है। हीरा था कितना? हीरा था बेटा 1331 रुपए का। तो घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 1 में से 1 गया 0, और 13 में से 6 गए तो 7 बचा, और 12 में से 1 गया, घाटा जो हुआ होगा वो 1170 रुपए का घाटा हुआ होगा। 1170 रुपए का घाटा हुआ होगा। क्या ये भी बात जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई? अनुक्रमानुपाती बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1170 रुपए की हानि होगी, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 1170 रुपए की निकालनी है। अब आप ये समझिए, शुरुआत में हीरा कितनी कीमत का दे रखा है? 63,888 का, मेरे हिसाब से 1331 का है। तो क्या 1331 की वैल्यू 63,888 दे रखी है? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63,888 बटे 1331 हो जाएगी। बस अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहां से 11 से काटिए, 11 पंजे 55 होगा, कितना बचेगा? 55 और 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होगा, 0 11 अट्ठे 88 होगा, 11 से काटेंगे 121 बार कटेगा, 11 पंजे 55 होगा, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 11 121 होगा, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 48 हो जाएगी?
तो 1170 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जस्ट आप लोगों को गुणा करके बताना है कि आंसर कितना होगा। पीछे 0 आना चाहिए, ना तो ये आंसर हो सकता है, ना तो ये आंसर होगा। अब आप ये देखिए 8 सत्ते 56 होता है, तो पीछे 6 आना चाहिए, 0 के बाद 6 आना चाहिए। तो 0 के बाद 6 इसमें भी नहीं है, 0 के बाद 6 इसमें भी नहीं है, आंसर इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक शुरुआत में हीरा था जिसकी कीमत 63,888 रुपए थी। उसे दिखाते टाइम वो 4 हिस्सों में टूट गया है। वो 4 हिस्से जो हैं 1 2 3 5 दे रखे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि टूटने से पहले 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 का हीरा रहा होगा, 11 यूनिट का। अब उसने कहा है कि जो प्रत्येक टुकड़े का मूल्य जो है, मूल्य वो उसके वजन के घन के बराबर है। वजन के घन के बराबर है, यानी कि मूल्य जो है वो वजन के घन के बराबर है। तो वजन का घन कर देंगे तो क्या ये पहले वाला मूल्य आ जाएगा? जब वजन का घन करेंगे, जब वजन का घन करेंगे, वजन का घन करेंगे, वजन का घन करेंगे, वजन का घन करेंगे, तो ये चारों का मूल्य आ जाएगा। जब आपने चारों का मूल्य जोड़ा तो 161 निकल के आया। पहले 1331 का होला था, तो 1331 में से 161, पहले जो हीरा था वो 1331 रुपए का था। अब हीरे की कीमत घट के 161 रह गई है, तो घाटा ही तो हुआ होगा। घाटा कितने का? 1361 में से 1331 में से 161 घटा दो, 1170 का घाटा हो गया होगा। लेकिन ये 1170 का घाटा हुआ है। उसने कहा है कि शुरुआत में जो मूल्य रहा था वो 63,888 रहा था। तो 1331 के बराबर 63,888, तो 1 बराबर 48 के हो जाएगा। तो 1170 बराबर पूछा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप कह रहे हैं जी ये वाला अंक 6 इसमें भी तो दिया है, पर इसमें लास्ट में 0 तो नहीं है, ये तो पहले ही हम लोगों ने काट दिया था। ठीक है भाई। भाई रूबी कहा है? रूबी का मतलब हीरे से भी बढ़िया क्वालिटी का होता है। ठीक है, हाँ हाँ। अब आप एक चीज यहां पे कर सकते थे। जब आपने देखा कि आपको 1170 की वैल्यू निकालनी है, तो 1170 13 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। तो आप आंसर जो आएगा वो 13 और 9 का दोनों का मल्टीपल होगा। तो आंसर जो आएगा वो 13 और 9 का दोनों का मल्टीपल होगा। 9 का देख लीजिए, 5 4 9 और 2 11, 11 और 8 19, ये 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 5 17, 17 6 23, 2 25, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 और 5 11, 12 6 18, 9 से कट जाएगा, और 5 ये 9 से नहीं कटेगा। तो आपको ये बवाल करने की जरूरत भी आप लोगों को नहीं थी। जैसे ही आपने देखा कि 1170 दिया हुआ है, 1170 जो है वो 13 और 9 का दोनों का मल्टीपल है। 13 निम्मा 117 होता है, तो 13 और 9 का दोनों का मल्टीपल है। तो आपने इसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जाएंगे कहां? ऑप्शन से जाएंगे यहां के बाद, मतलब ये जो काटापीटी करी है आपने, इससे बच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। इस बार घन नहीं कहा है, वेट के वर्ग के बराबर है, इस बार ये बोला है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया है, ये हो गया, और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई है। यहाँ हानि दे रखी है, तो हानि को बराबर लिख देना 42,600 के। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है? शुरुआत वाला मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 18 और 19 हीरे टूटने वाले हैं दोनों क्वेश्चन। हाँ, ये मैं कल कराऊंगा। हीरे टूटने वाले क्वेश्चन है दोनों मेरे दोस्त, 18 भी है और 19 भी है। 18 भी हीरे टूटने वाला ही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। दोनों ही क्वेश्चन हीरे टूटने वाले थे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन बचा है। देखो बहुत सारी बात होती है, बहुत सारी बार ये देखो, मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे
मैथ की हर एक चीज, जो भी क्वेश्चन आएगा हर एक चीज मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज दिमाग में क्लिक ना किया करे तो उसे इश्यू मत बनाया करो। मैं बहुत जल्दी मैं उसमें घिचपिच नहीं करता हूँ। औरों की तरह घिचपिच करते रहेंगे इधर से उधर भिड़ा के आंसर आंसर मैं भी ला सकता था। मैं भी ऐसी वैल्यू बना सकता था, अपने पास से थोड़ी देर सोच के बना सकता था जिससे कि वो रेशो सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन जब बच्चे मैं इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं कि मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा, तब तक फिर मैं उस क्वेश्चन को बताने का फायदा भी कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। परसों ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। परसों जो है वो यूपीएसआई के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, परसों इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।